हाय गाइज, सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। तो गाइज फिर से आज आप लोगों के बीच प्रैक्टिस सेट नंबर 12 लेकर हाजिर हूँ। इससे पहले कि गाइज अगर आपने 1 से लेकर 11 तक प्रैक्टिस सेट नंबर नहीं देख रखे हैं तो जाके आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। वैसे प्लेलिस्ट में मैंने सारे वीडियो डाल दिया हूँ, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। गाइज अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, एवं बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। गाइज वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एवं दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो गाइज शुरू करते हैं। आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 12 का पहला प्रश्न आपके फोन स्क्रीन पे जो बोल रहा है कि न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे, तो ये आपका गौतम थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे भारत के 6 वैदिक दर्शनों में से एक न्याय दर्शन प्रमुख था, जिसके प्रवर्तक ऋषि अक्षपाद गौतम थे, एवं सांख्य दर्शन के लेखक कपिल थे, एवं कनाद वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक थे, एवं जैमिनी जो कि उत्तर मीमांसा के संस्थापक थे। तो अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो ये कुमारगुप्त प्रथम थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार के नालंदा जिले में यह विश्वविद्यालय स्थित है, जो कि प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा के लिए यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र रहा था, जहां देश विदेश के छात्र शिक्षा के लिए आते थे, एवं यहाँ बौद्ध धर्म की दर्शन की शिक्षा दी जाती थी, एवं इसे बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। अगला प्रश्न, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था, तो ये 6वीं शताब्दी में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मगध एक साधारण राजनीतिक स्तर का राज्य था। बिंबिसार के राज्यारोहण से स्थिति बदलते ही मगध का उत्कर्ष प्रारंभ हो गया। अगला प्रश्न, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये यमुना नदी के तट पर स्थित है। वैसे उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में स्थित एक नगर है कालपी नगर, वहाँ पे स्थित है। कालपी नगर 34वीं शताब्दी में वासुदेव द्वारा बसाया गया है। अगला प्रश्न, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, तो ये राजनीतिक पर प्रकाश डाला गया है, जिसे हम विष्णुगुप्त या चाणक्य के नाम से जानते हैं, एवं उसने शासन पर अर्थशास्त्र नामक अपने प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। अगला प्रश्न, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की, तो ये अशोक ने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे धम्म की बात करूं तो धम्म की परिभाषा राहुलोवाद दास सूत्र से ली गई है। अगला प्रश्न, अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है, तो अभिलेख है शिलालेख 12, जिसमें विभिन्न संप्रदाय के मध्य सहिष्णुता पर बल दिया गया है। अगला प्रश्न, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, तो ये आपका ये वृहदत्त था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अशोक के बाद परवर्ती मौर्य शासक के संबंध में पुराण, दिव्यवादान, तारनाथ जैसे पुस्तकों का यह विवरण मिलता है, जिसमें पुराणों के अनुसार अंतिम मौर्य शासक वृहदत्त ही था। अगला प्रश्न, गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे, तो ये वस्त्र उत्पादन से संबंधित थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे अमरकोश या हर्षचरित्र से ज्ञात होता है कि वस्त्रों का निर्माण कपास, ऊन, रेशम इत्यादि से तैयार होता था, जो कि वस्त्र उत्पादन का केंद्र गुजरात, बंगाल, दक्कन में स्थित है। अगला प्रश्न, गुप्तों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सही कौन है, तो आपका ये उन्होंने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया है।
आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। प्राचीन भारतीय इतिहास में भूमिदान की प्रथा सातवाहनों ने प्रारंभ की थी, जिसमें गुप्त काल में ही वृद्धि हुई थी। अगला प्रश्न, एल्लोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये कृष्णवर्मा ने करवाया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले से 14 मील की दूरी पे आपका यह शैलकृत गुफा मंदिर है एवं यह गुफाएं अजंता के समान ही शैलकृत है एवं इनकी समग्र रचना तथा मूर्तिकारी पहाड़ी के भीतरी भाग को काटकर ही निर्मित की गई है। अगला प्रश्न, शिलप्पाधिकारम का लेखक कौन था? तो ये इलंगो था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे तमिल कवियों ने भी बड़ी बड़ी कविताएं लिखना प्रारंभ कर दी थी। इन्हें संस्कृत नाम की तरह महाकाव्य से संबोधित किया गया, लेकिन इसी श्रेणी का प्रथम ग्रंथ शिल्पाधिकारम है, जिनके लेखन कारिकल का पौत्र इलंगो आदिकल ने किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था? तो ये अमोघवर्ष राष्ट्रकूट पैदा हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि अमोघवर्ष राष्ट्रकूट वंश के महान शासकों में से एक था एवं इसका जन्म 800 ईसा पूर्व नर्मदा नदी के किनारे श्री भावन नामक स्थान पर सैनिक छावनी में हुआ था। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो ये गाजी मलिक, जो कि तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा एवं इसने तुगलक वंश की स्थापना की थी। तो आगे की ओर बढ़ते हैं गाइज। होयसल स्मारक जो कि पाए जाते हैं किस में? तो ये आपका हेलीबेड और बेलूर में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि होयसल प्राचीन दक्षिण भारत का एक राजवंश था, जो वर्तमान में हेलीबेड है एवं अनेक मंदिरों का निर्माण किया गया, जिनमें होयसलेश्वर का प्राचीन मंदिर विख्यात है। होयसल काल में निर्मित चेन्ना केशव मंदिर जो कि बेलूर में स्थित है। अगला प्रश्न, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों का नाम नीचे अंकित है। तो आपका पहले जो देवरा का युद्ध हुआ था 1532 ईस्वी में, जिसमें अफगान नेता महमूद लोदी को पराजित किया था हुमायूं ने, तो आपका पहले देवरा हो जाएगा। फिर चौसा का युद्ध जो कि 1539 ईस्वी में हुआ था, जिसमें शेरशाह ने हुमायूं को पराजित कर दिया था। फिर कनौज का युद्ध जो कि 1540 में हुआ था, जिसमें शेरशाह ने हुमायूं को फिर से पराजित कर दिया था। एवं सरहिंद का युद्ध जो कि 22 जून 1555 ईस्वी में, जो कि शेरशाह के उत्तराधिकारी सिकंदर सूर को हुमायूं ने पराजित किया था। तो आपका कूट ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न गाइज, प्रातःकाल में गाया जाने वाला राग कौन सा है? तो आपका ये है दरबारी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे भारतीय परंपरा के अनुसार राग के गायन के लिए ऋतु और समय निर्धारित की गई है एवं सही समय पर गाया जाने वाला राग ज़्यादा प्रभावी होता है, वो है तोरी राग। दरबारी राग जो कि सूर्योदय से पहले गाया जाता है एवं भोपाली राग जो कि रात्रि के प्रथम पहर पर गाया जाता है। भीमपलासी राग जो कि दिन के तीसरे पहर में गाया जाता है। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन रुहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? तो ये नजीब खान था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 14 जनवरी 1761 ईस्वी को पानीपत की तीसरे निर्णायक युद्ध में मराठों की करारी हार हुई थी एवं अब्दाली भारत से वापस चला गया था। तो आगे की ओर बढ़ते हैं गाइज। 1802 की बसिन के संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? तो ये अंग्रेज और बाजीराव दो के बीच ये हस्ताक्षर हुए थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
वैसे बसिन के संधि 1802 में तो हुई थी अंग्रेजों और बाजीराव दो के बीच, लेकिन इसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी का आश्रित होना स्वीकार कर लिया गया, क्योंकि 31 दिसंबर 1802 ईस्वी को अंग्रेजों और बसिन के संधि पर हस्ताक्षर कर लिया गया था। अगला प्रश्न, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो ये ग्वालियर में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में 19 नवंबर 1828 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो ये सर विलियम जोन्स थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई थी। एवं यह संस्था भारत के लिए सभी साहित्यिक तथा वैज्ञानिक गतिविधियों के लिए एक स्रोत रहा। अगला प्रश्न, भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था? तो ये ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि उनका आंदोलन में ही था कि महिलाओं को व्याप्त सामाजिक बुराइयों को दूर करने से छुटकारा पाना। एवं प्राचीन काल से ही हमारे समाज सुधारकों के द्वारा चलाया जा रहा है यह अभियान था। आधुनिक काल में नारी आंदोलन चलाने की प्रेरणा ज्योतिबा फुले से प्राप्त हुआ है। एवं उनका मानना था कि महिलाओं और दलितों का उत्थान करके इन सामाजिक बुराइयों को दूर किया जा सकता है। एवं इनके द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? तो था मुकुंदराव पाटिल। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि प्रारंभिक आंदोलनों में से ज्योतिबा फुले के साथ ये सत्यशोधक समाज की स्थापना में से जुड़े थे एवं उन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई थी। एवं मुकुंदराव पाटिल के साथ शंकरराव जाधव ने भी ब्राह्मण विरोधी एवं प्रबल कांग्रेस विरोधी बहुजन समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित मामले में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? तो ये चित्तरंजन दास ने अलीगढ़ षड्यंत्र के मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे यह षड्यंत्र 1908 में आरोपियों में अरविंद घोष, उनके भाई बरिंद्र घोष और अनुशीलन समिति के 37 लोग थे। अगला प्रश्न, दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी, कब बनी थी? तो ये 1911 में बनी थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि कलकत्ता से स्थानांतरित कर दिया गया था। वैसे 1911 में घोषणा हुई थी, लेकिन परिवर्तन हुआ था 1912 में। तो ऑप्शन तो दे नहीं रहा है, तो बी के साथ ही चलना पड़ेगा। एवं चूँकि दिल्ली राजनीतिक हलचलों से मुक्त नगर था, इसलिए उसे यहाँ पे शिफ्ट किया गया था। अगला प्रश्न, लाला लाजपत राय घायल हुए थे? तो ये साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिसंबर 1927 में मद्रास अधिवेशन में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने के लिए हमेशा निश्चय किया गया था। साइमन कमीशन का विरोध का संयुक्त प्रांत में जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत ने लखनऊ में खली कुजम्मा तथा पंजाब में लाला लाजपत राय ने नेतृत्व किया था। तब का यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो वो थे बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे सिर्फ 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सिर्फ महात्मा गांधी जी ने भाग लिए थे। अगला प्रश्न, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन तीन राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया? तो था जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू और कश्मीर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी जी
तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावी जिला कौन था? तो ये था मुंगेर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि उस समय यह आंदोलन काफ़ी उग्र में बिहार में नजर आया था, जो कि यह मुंगेर जिला जनाकोष का एक केंद्र था जहाँ पे रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप कर दिया गया था। अगला प्रश्न, 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव में अंतिम सरकार के गठन का प्रावधान था एवं लॉर्ड विवल के द्वारा 2 सितंबर 1946 ईस्वी को 14 सदस्यीय अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे एवं यह अंतिम सरकार 15 अगस्त 1947 को 80 तत्वों में आई थी। अगला प्रश्न, 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा जन गण मन किसने गाया था? तो ये MS सुब्बालक्ष्मी ने गाया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, यूके में निम्न में से किस एक पार्टी की सत्ता थी? तो उस समय लेबर पार्टी की सत्ता थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा एवं उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। अगला प्रश्न, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास है किसने कहा था? तो ये अरविंद घोष ने कहा था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कस्तूरबा गांधी का समाधि स्थल कहाँ है? तो ये आपका आगा खां महल पुणे परिसर में है, पुणे महाराष्ट्र में, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार करके इसी जेल में रखा गया था एवं 9 अगस्त 1942 को महादेव देसाई को भी गिरफ्तार करके यहीं पर रखा गया था। तो महादेव देसाई का समाधि स्थल भी आगा खां महल पुणे परिसर में है एवं कस्तूरबा गांधी का निधन भी यहीं पे हुआ था, आगा खां महल में, मुगल महल के पास, एवं समाधि स्थल भी इनका यहीं पे है, आगा खां महल पुणे परिसर में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है विपिन चंद्र। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा एवं इन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट दी लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स की रचना भी की थी। अगला प्रश्न, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो यह है रोहतास पठार। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं कि बिहार में नवादा, गया, जमुई, मुंगेर, राजगीर ये इत्यादि जिलों की भूगर्भिक संरचना धरवार चट्टानों समूह से संबंधित है। वैसे बिहार के रोहतास कैमूर क्षेत्र विद्युत चट्टानी संरचना का विस्तार पाया जाता है। एवं बिहार के उत्तरी पश्चिमी पहाड़ियाँ का विस्तार मुख्यतः वाल्मीकि पश्चिमी चंपारण जिले में पाया जाता है एवं वहाँ पे वाल्मीकि नगर बाघ अभयारण्य अवस्थित है एवं उस क्षेत्र में स्थित सोमेश्वर की पहाड़ी हिमालय की तीसरी श्रेणी शिवालिक श्रेणी से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तक कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में होता है। आपका ऑप्शन सी ये सही नहीं है, क्योंकि कावेरी नदी का उद्गम पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला के ब्रह्मगिरी नामक स्थान से निकलती है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वैसे महानदी का उद्गम स्थान छत्तीसगढ़ के पठार से होता है, ये भी सही है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में होता है, ये भी सही है। तप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में होता है आपका, ये भी सही है। अगला प्रश्न, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। तो आपका ये दक्षिण पश्चिम मानसून से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ये लातूर, महाराष्ट्र के लातूर में की जा रही है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित जल विद्युत परियोजना में से
कौन सी परियोजना भारत ने भूटान के सहयोग से बनाई है? तो परियोजना है चूखा बांध। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे भूटान के द्वारा अनेक तरह की परियोजना सहयोग से बनाई जा रही है। उनमें से चूखा बांध परियोजना जो कि भूटान में वांगचू अथवा राडक नदी के ऊपरी भाग का एक हिस्सा है, जिसमें 336 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जाएगा। किरछू जल विद्युत परियोजना, जिसमें 60 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाएगा। दाक्षू जल विद्युत परियोजना, जिससे 126 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जाएगा। एवं मांगदेचू जल विद्युत परियोजना, जिससे 720 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के राज्यों में प्रस्तावित आणविक शक्ति केंद्रों से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो आपका ये हरिपुर हरियाणा, ये सही सुमेलित नहीं है। जो कि आपका ये आणविक शक्ति केंद्र हरिपुर, ये आपका हरियाणा में नहीं है बल्कि पश्चिम बंगाल में है। जैतापुर महाराष्ट्र में है, मीठी वेडी गुजरात में है एवं कुआडा आंध्र प्रदेश में है। आपका हरिपुर जो कि पश्चिम बंगाल में है। आपका ऑप्शन सी सही सुमेलित नहीं है, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि मणिकर्ण गर्म पानी के स्रोत के लिए प्रसिद्ध है, जिसका तापमान 96 डिग्री सेल्सियस रहता है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व है, तो ये एल्युमिनियम उद्योग के कारण। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि छत्तीसगढ़ कोरबा जिला भारत का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है एवं वहाँ पे कोरबा सुपर पावर थर्मल स्टेशन भी है, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड भी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक सही सुमेलित नहीं है? तो आपका ये वेल्ड जो कि ऑस्ट्रेलिया की है, आपका ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि यह आपका ये वेल्ड घास आपका दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। जो कि प्रेइज जो कि उत्तरी अमेरिका का ये घास है, पंपाज जो कि दक्षिणी अमेरिका का घास है एवं स्टिपीज आपका यूरोप का घास है। तो आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ये ऑस्ट्रेलिया का नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। अगला प्रश्न, अरुण बरून व तमूर नदियाँ किस जल प्रवाह व्यवस्था का निर्माण करती है? तो आपका ये कोसी नदी प्रवाह तंत्र का निर्माण करती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये कोसी नदी प्रवाह तंत्र का एक हिस्सा है जो कि अरुण नदी से निकलती है एवं बरून नदी इसकी सहायक नदी है। तमूर नदी जो कि पूर्वी नेपाल से कंचनजंगा से निकलती है। अगला प्रश्न, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है तो अंडमान को निकोबार द्वीपों से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मापक टोर्नाडो की तीव्रता के मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है? तो है फुजीटा स्केल। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अभिकथन दावा बोल रहा है कि केचुए खेती के लिए अच्छे नहीं हैं एवं तर्क बोल रहा है कारण कि केचुए मिट्टी को महीन कणों में परिवर्तित करके इसे नरम बना देता है। तो आपका ऑप्शन डी बोला रहा है कभी कि ये गलत है, जो कि खेती के लिए अच्छा नहीं है एवं परंतु आर जो कि ये खोद कर परिवर्तित कर मिट्टी को नरम बना देता है। आपका परंतु आर सही है, यानी आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्ययान क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ कोष्ण और शीत सागरीय धाराएं मिलती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे संसार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र भूमध्य रेखा के दोनों ओर 40 डिग्री से 60 अक्षांशों के मध्य मुख्यतः महाद्वीपीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से आने वाली गर्म तथा ध्रुवीय व उपध्रुवीय क्षेत्रों से आने वाली ठंडी जलधाराओं का मिलन होता है, जिससे तापीय प्रतिलोमन की स्थिति निर्मित हो जाती है। अगला प्रश्न, जो कि यहाँ से आपका मैथ का प्रश्न शुरू होता है, तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। मैं सिर्फ इसका उत्तर बता देता हूँ। बोल रहा है कि बहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके सभी आंतरिक कोणों का योग 216 है।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 14। अगला प्रश्न, एक गोले की त्रिज्या 16 सेंटीमीटर है तथा उसे 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले में ढला जाता है। इस प्रकार बनने वाले छोटे गोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। गोलों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो आपका ये 64 हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक व्यापारी एक टीवी पर 35% की छूट देने के बाद 14,300 रुपये में बेचता है। टीवी का अंकित मूल्य क्या है? तो ये 22,000 रुपये। अगला प्रश्न, दुकान में किस अनुपात में 40 रुपये और 55 रुपये प्रति किलोग्राम कीमत वाली 2 किस्म की दाल होनी चाहिए ताकि 52 रुपये प्रति किलोग्राम का मिश्रण प्राप्त किया जा सके? तो इसका अनुपात होगा 1:4 के रूप में। अगला प्रश्न, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप है, दोनों एक समान है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR के परिमाप क्रमशः 18 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज ABC की भुजा BC बराबर 7.5 सेंटीमीटर तो PQR की भुजा QR ज्ञात कीजिए, जो कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप है, एक दूसरे के समान है। तो आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, जो कि QR की एक भुजा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक परीक्षा में 75% छात्र रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, 80% छात्र भौतिक विज्ञान में उत्तीर्ण हुए तथा 70% छात्र रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान दोनों में उत्तीर्ण हुए। यदि 60 छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए तो परीक्षा में उपस्थित छात्रों की संख्या कितनी होगी? तो ये 400 होनी चाहिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों में से जो स्थान पर क्या आएगा उसका मान निकालना है। तो आप लोग बीजगणित का ये प्रश्न है, तो आप लोग सबको लीजिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 13। अगला प्रश्न, सॉरी गाइस, इसका उत्तर हो जाएगा आपका 11। अगला प्रश्न, प्रत्येक शनिवार के ग्राहकों की संख्या 44, 50, 38, 96, 42, 47, 40, 39, 46, 50 है। तो बोल रहा है कि डेटा का मध्य और माध्यमिका क्या होगा, यानी दोनों के बीच की संख्या क्या होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 49.2, जो कि माध्य हो जाएगा, एवं 45 माध्यिका होनी चाहिए। अगला प्रश्न, tan 2 थीटा प्लस cot थीटा बटा tan 2 थीटा का मान, जबकि थीटा 30 डिग्री है, तो ज्ञात कीजिए। तो ये 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ए और बी मिलकर एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले उसे 20 दिनों में पूरा कर सकता है, तो ए अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो ये 60 दिनों में पूरा कर सकता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो एनीमोमीटर, जो कि वायु के चाल के लिए मापा जाता है। आमीटर विद्युत की धारा मापा जाता है। पायरोमीटर, जो उच्च ताप में इसका उपयोग किया जाता है। जबकि टैकोमीटर, जो दबांतर में नहीं मापा जाता है, क्योंकि टैकोमीटर एक ऐसी उपकरण है जो समय, दूरी, उन्नयन आदि में मापा जाता है। तो आपका ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न, तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ क्या होगा? तो तेल का मुक्त पृष्ठ आपका पलवही चक्र का आकार लेगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि भरा हुआ तेल का टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है, इसके कारण यह पलवीय वक्र का आकार ग्रहण कर लेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सत्य है? बोल रहा है कि यदि किसी तत्व की परिघटना नहीं होती तो यहाँ पे आपका, क्योंकि यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है, तो ये हीरे से कांच में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, किसके कारण? तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? तो आपका बोल रहा है कि एक छोटे छिद्र वाला उत्तल दर्पण डॉक्टरों द्वारा रोगियों के कान, नाक, गले के जांच के लिए प्रयोग में लाया जाता है। आपका यह कथन गलत है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसमें डॉक्टरों द्वारा नाक, कान, गले की जांच के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, न कि उत्तल दर्पण का। अगला प्रश्न,
परम शून्य ताप है, तो आपका ये सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान हो। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यह तभी संभव नहीं है किसी वस्तु का ताप -273.15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता। इसे ही परम शून्य कहते हैं। अगला प्रश्न, कथन ए बोल रहा है कि कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता। कारण बोल रहा है कि कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता। बोल रहा है कि उपरोक्त वक्तव्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कृष्ण छिद्र पर गुरुत्व क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता है। बिल्कुल ये भी सही है। बोल रहा है कि कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय तत्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता। ये भी सत्य है, यानी ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पे एक्स किरणें को प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं एक्स क्रिस्टल उन ठोसों को कहते हैं जिसमें अणु, परमाणु या आयन व्यवस्थित क्रम में लगे हुए रहते हैं। अगला प्रश्न, एस्पिरिन साधारण नाम है, तो ये एसिटल सैलिसिलेट एसिड का साधारण नाम है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि एक सैलिसिलेट औषधि है, जो कि अक्सर हल्के दर्दों में छुटकारा पाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित धातुओं में कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। तो यह है सोना, जो कि स्वतंत्र प्रकृति अवस्था में पाई जाती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं सोने की रासायनिक सक्रियता धातुओं में सबसे कम होती है। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन गैस का एक मोल अनुग्राम ऑक्सीजन अधिक्य में जलकर 290 किलोग्राम ऊष्मा देता है। उन्हीं परिस्थितियों में 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस के जलने पर कितना ऊष्मा उत्पन्न करेगी। तो ये 580 किलोग्राम ऊष्मा उत्पन्न करेगी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को आवर्त सारणी में प्रथम स्थान है। प्रथम ऐसा वो तत्व है। एवं हाइड्रोजन 1 मोल बराबर 2 ग्राम होता है। अगला प्रश्न, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है। तो है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। एवं शुद्ध सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो ये रंगहीन गंधहीन तेल जैसा भारी तरल पदार्थ होता है, जो जल में विलय होता है। इसका उपयोग प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में तथा विभिन्न रासायनिक पदार्थों के संश्लेषण में किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो बोल रहा है कि फ्लोरेसेंस फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक है, आपका ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि फ्लोरीन कार्बन का एक उपयोगी अपरूप है। एवं इसे C60 द्वारा निरूपित करके अस्थायी रूप से अस्थायी तथा अक्रियाशील होता है। आपका ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और नीचे दिए गए गुट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो अचार में आपका एसिटिक अम्ल होता है CH3COOH। एवं खट्टा दूध में आपका लैक्टिक अम्ल होता है। सेब में आपका मैलिक अम्ल होता है। एवं शुद्ध पेय और सोडा वाटर में आपका कार्बोनिक अम्ल होता है। तो आपका ऑप्शन कुट बैठेगा 2, 3, 4, 1। अगला प्रश्न, डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन है। डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन है, तो यह है डीजल की वाष्प और वायु। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बोल रहा है कि कपड़े धोने के चूर्ण में अपमार्जक में सोडियम सल्फेट तथा सोडियम सिलिकेट इसलिए मिश्रित किए जाते हैं कि चूर्ण शुष्क रहे, चूर्ण की क्षारीयता बनी रहे, चूर्ण की क्षारीयता न बनी रहे। बोल रहा है कि कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे आपका चूर्ण शुष्क रहे एवं चूर्ण की क्षारीयता बनी रहे, आपका ऑप्शन सी, जो कि दोनों
सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो है पोटेशियम क्लोराइड, जो कि माचिस बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि माचिस बनाने में लाल फास्फोरस या फास्फोरस डाइसल्फाइड का उपयोग किया जाता है, जबकि शुष्क सेल में मैंगनीज डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। संयाचक सेल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग किया जाता है, जबकि परमाणु बम में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, सूची ए को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए गुण का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो बोल रहा है कि मॉर्फिन, तो इसका हो जाएगा एनाल्जेसिक। सोडियम, तो ये हो जाएगा केरोसिन तेल। बोरिक अम्ल, तो ये हो जाएगा एंटीसेप्टिक। एवं जर्मन सिल्वर, जो कि एक मिश्र धातु है। तो आपका यहाँ पे कूट बैठ जाएगा ऑप्शन डी 3412। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? तो बोल रहा है कौन मछली नहीं है, तो आपका यहाँ पे स्टारफिश मछली नहीं है, क्योंकि स्टारफिश आपका इकाइनोडर्मेटा है। अगला प्रश्न, कपास का प्रमुख घटक है? तो यह है सेल्यूलोस। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे कपास का स्थान भारत में पहला है, एवं कपास से रुई की तैयारी की जाती है, जिसे हम सफ़ेद सोना कहते हैं। अगला प्रश्न, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो ये 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दा का सामान्य कार्य नहीं है? तो है रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इंसुलिन नामक हार्मोन द्वारा यह कार्य किया जाता है शर्करा का। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही सुमेलित नहीं है, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो यह है विटामिन बी। वैसे पानी में घुलनशील विटामिन आपका बी और सी है, और पानी में अघुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के हैं। तो आगे की ओर बढ़ते हैं गाइज। पीयूष ग्रंथि अपने प्रेरक हार्मोनों की वजह से अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्रावी सक्रियताओं को नियंत्रित करती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? तो ग्रंथि है परावर्तक ग्रंथि। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि यह अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्रावन को नियंत्रित करती है। अगला प्रश्न, डीएनए के निम्नलिखित में से किस विशिष्टता ने उसे पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक सूचना संग्रह करने और प्रेषण करने के लिए अद्वितीय रूप से उपयुक्त बनाया है? तो यह है 2 रज्जुकों की पूरकता। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं डीएनए की खोज जेम वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, एवं डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अगला प्रश्न, मानव तंत्र में प्रति ऑक्सीकारकों का कार्य क्या है? तो यह मुक्त मूलकों के प्रभाव से कोशिकाओं को बचाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनी विषयक प्रावधान है? तो है आपका 10वीं अनुसूची में, भाग 4 के 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून के प्रावधान दिया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो ये एकल नागरिकता प्रदान करता है, जो कि ब्रिटेन से यह लिया गया है। अगला प्रश्न, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, यह उपबंध किसमें किया गया है? तो यह उपबंध मूल कर्तव्यों में किया गया है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे
मूल कर्तव्य का प्रावधान संविधान के भाग 4 के क अनुच्छेद 51 के क में इसका प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न, लोकसभा के निर्वाचक के लिए नामांकन पत्र। तो ये नामांकन पत्र भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में हो दाखिल किया जा सकता है। आपका ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम एक सांसद या विधायक को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया है कि वह सदन की अनुमति के बिना उसकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा है। तो ये राज्यसभा का ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 60 लगातार। अगला प्रश्न, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत सभी दंडनीय अपराध है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि संक्षिप्तता, विचारणीय, स्मरणीय, ये सारे दंडनीय अपराध हैं सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अध्यादेश है अनुच्छेद 213, जिसमें राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है एवं यह इस अध्यादेश की आयु 6 महीने 6 सप्ताह होती है। अगला प्रश्न, जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं परमादेश। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की सोच है? तो ये 3 तरह के आपातकाल होते हैं, जो कि भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 60 में इसका प्रावधान किया गया है, जो कि राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जा सकता है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत एवं वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत लागू हो सकता है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समक्ष होता है? तो ये कैबिनेट मंत्री के समक्ष होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे एवं वही नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगटिया को बनाया गया था। अगला प्रश्न, संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? तो ये 1968 में रखा गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कार्यों में कौन एक कार्य भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है? तो कार्य है विधानमंडलों के चुनाव के लिए उचित प्रावधान करना, आपका ये संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि विधानमंडल के चुनाव के प्रावधान बनाने का अधिकार विधानमंडल को ही है, राज्य विधानमंडल को ही है। आपका ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द प्रभावित था, तो ये ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से प्रभावित था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी मुंबई में। अगला प्रश्न, जो कि उसकी अध्यक्षता की थी बोमेश चंद्र बनर्जी ने। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य है कि संविधान के कुछ लक्षणों से अनिवार्य है उनका निराकरण नहीं किया जा सकता। आपका ऑप्शन ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं आधारभूत ढांचे से इनके प्रमुख उदाहरण भी हैं संविधान की स्वरूपणीयता, धर्मनिरपेक्षता का स्वरूप, सरकार गणतांत्रिक एवं प्रजातंत्रात्मक स्वरूप, संविधान की परिसंघीय प्रकृति, देश की संप्रभुता, देश की एकता अखंडता एवं कल्याण राज्य का आदर्श। अगला प्रश्न, यदि पंचायत और छावनी बोर्ड के मध्य विवाद हो तो अंतिम निर्णय कौन लेगा? तो ये निर्णय लेगा राज्य सरकार केंद्र सरकार के अनुमोदन के अधीन। आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जो कि यह अधिनियम 1961 की धारा 79(2) के अनुसार
लगी थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बोल रहा है कि मानव विकास सूचकांक HDI IMF द्वारा जारी किया गया है, तो आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। IMF के द्वारा ही, इंडियन मॉनेटरी फंड के द्वारा ही मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है एवं वर्ष 2019 में भारत का स्थान 119वें स्थान पे था, 129वें स्थान पे था 189 देशों में। अगला प्रश्न, निम्न में से किन्हें ब्रेटन वुड्स ट्विंस कहा जाता है? तो ये IMF IRBD को ब्रेटन वुड्स ट्विंस कहा जाता है एवं इसकी स्थापना 1944 में अमेरिका में हुई थी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विकास परिषद का महिला अध्यक्ष कौन था? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे देश के। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में वित्तीय आपातकाल के प्रावधान है? तो ये आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल के प्रावधान है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है एवं 356 में राज्य में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। अगला प्रश्न, एक कर्मचारी जो एक कार्यालय में 1 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत है, लेकिन उसके नियोक्ता द्वारा बिना किसी उचित कारण के उससे बर्खास्त कर दिया गया है, इस मामले को डैश के तहत सुलझाया जाना चाहिए। तो ये औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत इस मामले को सुलझाया जाना चाहिए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व हिंदी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये 10 जनवरी को मनाया जाता है एवं सबसे पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1945 को नागपुर में मनाया गया था। अगला प्रश्न, विश्व कैंसर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सूर्यबाला को भारत भारती सम्मान देने की घोषणा की है? तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने सूर्यबाला को भारत भारती सम्मान देने की घोषणा की है, जो कि यह भारत भारती उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है एवं यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के माध्यम से साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न, सरकार में रहते हुए प्रादेशिक सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद निम्न में से कौन बन गए हैं? तो बन गए हैं अनुराग ठाकुर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इससे पहले BCCI के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, हाल ही में मध्य प्रदेश और किस राज्य के मुख्यमंत्रियों द्वारा केन बेतवा लिंक परियोजना को लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? तो यह है उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा कि मुख्यमंत्री द्वारा केन बेतवा लिंक परियोजना पर लागू करने वाले एक समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है। अगला प्रश्न, टोक्यो ओलंपिक 2021 से हटने वाला पहला देश निम्न में से कौन बना है? तो बना है उत्तर कोरिया। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है? तो है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा देश कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है? तो बन गया है ब्रिटेन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस वरिष्ठ साहित्यकार को के बिरला फाउंडेशन नई दिल्ली की तरफ से व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यह है शरद पगारे को नई दिल्ली की तरफ से व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विजडन अलमैनाक ने 2010 वाले दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर किसे चुना है? तो ये विराट कोहली को चुना है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि विराट कोहली ने 224 वनडे में 12,169 रन बनाए थे एवं लिस्ट में विराट कोहली वैसे तीसरे भारतीय खिलाड़ी थे। अगला प्रश्न, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने निम्न में से किस दिवस के अवसर पर एकल उपयोग प्लास्टिक 2021 जागरूकता अभियान की शुरुआत की है?
तो ये विश्व समुद्री दिवस पर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वैश्विक शांति सूचकांक के 15वें संस्करण में 163 देशों की सूची में किस देश को दुनिया का सबसे बड़ा शांतिप्रिय देश घोषित किया गया है? तो ये आइसलैंड को दुनिया का सबसे शांतिप्रिय देश घोषित किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया है? तो ये चीन को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में ट्विटर ने भारत में अपना शिकायत अधिकारी किसे नियुक्त किया है? तो ये विनय प्रकाश को नियुक्त किया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने साल 2032 में होने वाले ओलंपिक मेजबानी के लिए निम्न में से किस शहर को चुना है? तो ये ब्रिस्बेन को चुना है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने मेडिकल क्षेत्र की पढ़ाई में OBC एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWM को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो OBC को 27% एवं EWS को 10% देने की घोषणा की है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने स्कूली शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा योजना को अलग कितने वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है? तो ये 5 वर्षों तक, अगले 5 वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। अगला प्रश्न, एयर इंडिया के निम्न में से किस पायलट को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये कैप्टन जोया अग्रवाल को महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2021 के पास होने के उपरांत बिहार देश का ऐसा कितनावां राज्य बन गया है जहां खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है? तो ये छठा राज्य बन गया है जहां खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पुस्तक मगधनामा के लेखक कौन है? तो ये कुमार निर्मलेंदु हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि 447 पृष्ठों की यह शोधपरक पुस्तक मगध के गौरवशाली इतिहास की रोचक कथात्मक प्रस्तुति इसमें की गई है। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान मारे गए 104 किसानों व मजदूरों के स्वजनों को सरकारी नौकरी देने की प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो वह है पंजाब की सरकार ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में कितनी दूर जेवलिन थ्रो कर स्वर्ण पदक जीता था? तो 87.58 मीटर की दूर पर फेंक कर गोल्ड मेडल जीता था, स्वर्ण पदक। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार में कौन सी फाइबर फसल उगाई जाती है? तो ये मेस्ता उगाई जाती है, जो कि एक जड़ी बूटी का वार्षिक पौधा है एवं इसे स्टाम या पौधे की छाल का उपयोग फाइबर उत्पादन के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, बिहार राज्य लघु उद्योग विकास निगम लिमिटेड कहाँ है? तो आपका ये पटना में है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा एवं इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1961 में हुई थी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन वित्तीय आपातकाल के संबंध में सही नहीं है? तो आपका वो कथन है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने वाले प्रस्ताव को संसद के किसी भी सदन द्वारा विशेष बहुमत द्वारा पारित करना चाहिए। आपका ऑप्शन बी, जो कि सही सुमिलित नहीं है। आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने वाले प्रस्ताव को संसद के किसी भी सदन द्वारा विशेष बहुमत द्वारा नहीं बल्कि सिर्फ साधारण बहुमत से पारित किया जाना चाहिए और किया जाता है। अगला प्रश्न सॉरी गाइज, बिहार के किस जिले में राज्य का पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र खोला गया है? तो आपका ये मुजफ्फरपुर में खोला गया है, मुजफ्फरपुर जिले में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेप 2020 में MHRD द्वारा डैश की स्थापना की मांग की गई है। तो ये बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक ही राष्ट्रीय मिशन के द्वारा स्थापना की मांग की गई है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस देश की सरकार ने 3 बच्चों की नीति को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो है चीन की सरकार ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विवाह में पारदर्शिता के लिए कौन सा राज्य कानून लाने की योजना बना रहा है? पारदर्शिता लाने के लिए तो असम की सरकार ये कानून ला रहा है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय
ओलंपिक समिति ने पेरिस में साल 2024 में होने वाले खेलों में किस खेल को आधिकारिक तौर पर ओलंपिक खेलों का दर्जा दे दिया है? तो ये ब्रेक डांस को आधिकारिक तौर पर ओलंपिक खेलों का दर्जा दे दिया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 2024 में ये लागू किया जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार में उर्वरकों का कुल खपत 2019-20 में कितना था? तो ये कुल 36.2 लाख टन था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें से 62.63 खपत यूरिया का था एवं 19.68 की खपत डाई का था, डाई अमोनियम फास्फेट का। अगला प्रश्न, वर्ष 2019-20 में बिजली की खपत के मामले में बिहार का 3 शीर्ष जिला कौन है? तो शीर्ष 3 जिला आपका पटना, गया, मुजफ्फरपुर है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा बिजली खपत के मामले में। अगला प्रश्न, वित्तीय वर्ष 2019-20 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत रहा है? तो ये 4.2% रहा है। वैसे द्वितीय क्षेत्र की बात करूँ तो इसमें 20.3% का रहा है एवं प्राथमिक क्षेत्र की बात करूँ तो इसमें 19.5% का योगदान रहा है GSDP का। अगला प्रश्न, हाल ही में बिहार कृषि विद्यालय ने स्वबोर हीरा नामक एक नई फसल प्रजाति को मंजूरी दे दी है। यह फसल किस प्रजाति की है? तो यह फसल धान प्रजाति की है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार में प्रभावित किस नदी को नेपाल की पवित्र नदी कहा जाता है? तो यह बागमती नदी को नेपाल की पवित्र नदी कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार में बांगर मिट्टी को क्या कहते हैं? बिहार में बांगर मिट्टी मिलती है, तो ये कहाँ पे मिलती है? तो पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में। आपका ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी बोलते हैं एवं नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी बोलते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? तो यहाँ पे बोल रहा है कि ईख का उत्पादन, जो कि आपका गलत है, क्योंकि ये औरंगाबाद नहीं बल्कि पश्चिमी चंपारण में होता है इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा। अगला प्रश्न, जबकि चावल का उत्पादन रोहतास में होता है, गेहूं का उत्पादन बेगूसराय में होता है एवं मक्का का उत्पादन कटिहार में होता है। अगला प्रश्न, अरे डाटा किन खतरे में स्थित प्राणियों की लिस्ट है? अरे डाटा तो आपका ये जानवर, पेड़ और फुंगी के प्राणियों की लिस्ट में है, खतरे में है। आपका ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं ये उन प्रजातियों की सूची है जो खतरे में होती है। अगला प्रश्न, हैदराबाद स्टेट को भारतीय गणतंत्र का हिस्सा बनाने के लिए कौन सा ऑपरेशन सरदार पटेल ने चलाया था? तो ये ऑपरेशन पोलो चलाया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि स्वतंत्रता के समय भारत में 656 देशी रियासतें थी, जो कि भारत के कुल 40 क्षेत्रफल का प्रतिशत था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अभिनेत्री में से किसे पद्मश्री पुरस्कार 2020 से चुना गया है? तो ये कंगना रनौत को पद्मश्री पुरस्कार 2020 से चुना गया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, लोगों को मुफ्त पानी देने वाला देश का पहला राज्य निम्न में से कौन बन गया है? तो ये आपका बन गया है गोवा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उस एकमात्र महिला का नाम बताइए जिसने विभिन्न क्षेत्रों में 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो उसका नाम है मैरी क्यूरी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसे 2 बार भौतिकी में 1903 में यह सम्मानित किया गया था एवं रसायन विज्ञान में 1911 में यह सम्मान दिया गया था, नोबेल पुरस्कार। अगला प्रश्न, कौन सी संस्था क्वार्टरली हाउस प्राइस इंडेक्स HPI जारी करती है? तो ये RBI जारी करती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न, इस फिल्म को 2020 में ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर कौन चुना गया है? तो ये जल्लीकट्टू को चुना गया है। तो गाइज, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गाइज, कमेंट जरूर करिएगा कि आपने कितना स्कोर किया है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।